हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और ये क्वेश्चन लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से चैप्टर 3 से। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं 3 तक काउंट करूंगा, देन आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन और उस बीच में आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के किन वैल्यूज के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन करना है तो ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है। ठीक है, सो हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं यहाँ पे। पहला कंडीशन ये होता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2। दैट इज द ओनली कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फिर उसके बाद से होता है नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और ये नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। ये सारे कंडीशंस आप याद रखिए। और उसके बाद से लास्ट होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, मोर देन वन सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। तो इस केस में क्या होता है कि तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जब भी आपको बोला गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या मोर देन वन सॉल्यूशन है, आप ये वाला केस अप्लाई करोगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए आप ये वाला केस अप्लाई करोगे और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप ये वाला केस अप्लाई करोगे। चलो, तो आई होप ये आइडिया क्लियर है। नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे पहले चीज तो आइडेंटिफाई करेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए, पहला इक्वेशन लिखेंगे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा जाता है, या फिर एक और तरीके से लिखा जाता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसका जो फर्स्ट मतलब a1 a2 a1 b1 c1 यहाँ से निकल के आएगा पहले इक्वेशन से। बाय द वे, कहने का मतलब ये कि x के बगल में a होता है, y के बगल में b होता है, और जो फ्री फ्रॉम x और y होता है जिसमें x और y नहीं है, जो कंप्लीटली एक नंबर है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आइए, x के बगल में क्या है, तो सबसे पहली चीज ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हमको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा। ये मैं पहले ही नोट कर ले रहा हूँ। नाउ x के बगल में क्या है 2, सो 2 इज a1। y के बगल में क्या है 3, तो 3 जो होगा वो b1 हो जाएगा, और यहाँ पे c2 नहीं, यहाँ पर हम c1 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे c1, और जो c1 होगा वो क्या होगा, तो कांस्टेंट, यानी कि 7 जो होगा वो हमारा c1 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ सेकंड जो है हमारा, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन कि यहाँ पर एक x और एक y होना चाहिए। आप देख सकते हैं 2x और 2y है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हम इस ऐसे x और y की, आप x के बगल में क्या है, यहाँ पे x के बगल में क्या है आपको नहीं पता है। x के बगल में यहाँ पे 1 है ब्रैकेट के अंदर, बाहर a है, मतलब कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरह का एक जनरल फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो है a x प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई, और ये इक्वल टू है 3a प्लस बी माइनस 2। ना ए का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो x में और y में, तो ये बन जाएगा ax प्लस ए वाई, और माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी वाई, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब आप ध्यान से ना x वाले को एक तरफ कर लो और y वाले को एक तरफ कर लो, तो देखो x और x यहाँ पे है, यानी ax, ये ax और ये माइनस बी एक्स एक तरफ हो गया। ठीक है, एंड प्लस ए वाई यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस बी वाई ये लिख ले रहे हैं, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। नाउ यहाँ इन दोनों में से x कॉमन होगा तो a माइनस बी बचेगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, और इसके बाहर हो जाएगा x, प्लस यहाँ से आप y कॉमन कर लीजिए तो a प्लस बी बचेगा। समझ रहे हो आप, जब y बाहर जाएगा तो a प्लस बी बचेगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी और बाहर हो जाएगा y, और ये हो गया 3a प्लस बी
-2। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से हमको A2, B2 और C2 मिलेगा ना। A2 की वैल्यू क्या होगी, तो x के बगल में जो है ना a माइनस बी, ये A2 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे a माइनस बी। B2 क्या होगा, जो y के बगल में है, तो y के बगल में क्या है a प्लस बी, ये हमारा जो है B2 हो जाएगा। और C2 क्या होगा, तो C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। मतलब जो x और y से फ्री है, जिसमें x और y है ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये कंप्लीटली C2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। A1, B1 और C1 की वैल्यू जो है वो 2, 3 और 7 है। A2, B2 और C2 की वैल्यू a माइनस बी, a प्लस बी एंड 3a प्लस बी माइनस 2 है। इज इट क्लियर? ना इसके आगे का सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज यूज करेंगे और जो हमें ज़रूरत है उसको हम लेकर के चलेंगे। तो हम पहला इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे A1, B1 और C1 जो हमारे पास है, ठीक है, इसको रख लेते हैं, ये हमको चाहिए। और दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको क्या चाहिए, A2, B2 और C2 वाला, तो इसको भी लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो जनरली हमको यही इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि हमारा A1, B1, C1 और A2, B2, C2 क्या है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। तो आगे आप लिखेंगे कि फॉर मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास क्या केस होता है, हमारे पास होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होता है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2। तो जब पुट करोगे तो ध्यान ध्यान से पुट करना। देखो A1 के जगह पे हो गया 2 एंड थोड़ा और ऊपर से लिख लिया जाए 2 एंड B2 की वैल्यू क्या होगी, तो B2 की वैल्यू यहाँ से आप सॉरी A2 की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी। चलो ठीक है, ये हो गया। इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, तो B1 की वैल्यू है 3 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू a प्लस बी, ये हो गया एक a प्लस बी। और ये इक्वल टू C1 की वैल्यू है 7 एंड C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस बी माइनस 2। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया, एक कंडीशन मिल गया। अब इसी को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो एक बार ना पहले और दूसरे को ले लेते हैं, फिर एक बार पहले और किसी दूसरे या तीसरे को ले लेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू अगर z है तो हम एक बार x इक्वल टू वाई कर लें और फिर एक बार x इक्वल टू z कर लें, या फिर y इक्वल टू z कर लें। कोई भी पेयर बना करके हम इक्वेशंस बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार ले लेंगे इन दोनों को साथ में। तो यहाँ से हम लिखेंगे नाउ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 2 का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी में एंड ये इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी में। आप समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2a प्लस बी और यहाँ 3a माइनस बी। अब ये 2a का मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा और b का मल्टीप्लाई होगा तो 2b और ये इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब एक काम करते हैं, 3b को इस तरफ लेकर के आते हैं। तो देखो 2a प्लस 2b और ये माइनस 3b इधर आके हो जाएगा प्लस 3b और ये इक्वल टू यहाँ हो गया 3a। अब इस 2a को इधर लाओ, 2b प्लस 3b इक्वल टू 5b और ये 3a यहीं रहेगा, ये 2a इस तरफ आएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, यानी कि 5b इज इक्वल टू हो जाएगा a, यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 5b। ये हमारा पहला इक्वेशन है जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है, अब हम किसी एक को इक्वल कर लें या फिर हम वैल्यूज भी रख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हम ना इसको इन दोनों को लास्ट वाले को इक्वल कर देते हैं। अगेन ध्यान से 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a, ये 7 है, 3a प्लस बी एंड माइनस 2। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 में और 7 का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी में। इज इट क्लियर? देखो यार, अब लास्ट का दोनों हमने लिया है, ठीक है, ये दोनों लास्ट का लिया हुआ। नाउ 3 3 जार 9a प्लस 3 इंटू बी 3b और 3 इंटू 2 6 और प्लस माइनस माइनस, ये सामने प्लस है माइनस है माइनस, और ये इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब बड़े आराम से 7a को इधर लाइए तो ये 9a यहाँ पे रहेगा, माइनस 7a हो जाएगा, ये पॉजिटिव 7 है इस तरफ आएगा, माइनस 7a हो जाएगा। और 3b को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 6 को यहीं रखेंगे तो माइनस 6 को यहाँ रखा, 3b को इधर लेके जाएंगे तो 7b यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस 3b हो जाएगा।
अब 9a माइनस 7 इज इक्वल टू 2a, माइनस 6 इज इक्वल टू 7b माइनस 3b, तो 7 में से 3 गया 4, 4b हो जाएगा। ठीक है, पेज को हम थोड़ा सा ऊपर ले लें और चलिए इस तरफ मैं आगे बढ़ूंगा जी। तो ये याद रखेंगे कि a इक्वल टू 5b है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, अब 2a इक्वल टू 2a माइनस 6 इक्वल टू 4b आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, a की वैल्यू क्या आई थी जरा देख लेना, a की वैल्यू आई थी 5b, तो यहाँ पे हम 5b रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5b, a की जगह पे हो गया 5b और माइनस 6 इक्वल टू 4b, तो ये 5 दुना के 10, 10b माइनस 6 इक्वल टू 4b। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर ले रहा हूँ मैं। अब एक काम करते हैं ना कि ये 10b माइनस 6 इक्वल टू 4b जो है, तो 4b को इधर लाते हैं और 6 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से 10b यहीं पे रहेगा, 4b को इधर लाओगे तो माइनस 4b हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इस केस में मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, 10b माइनस 4b कितना हो जाएगा, 6b, 10 माइनस 4 इज 6b और ये इक्वल टू आ गया 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू बी यानी कि b और ये इक्वल टू 1, 1 इंटू बी, 6 से कटा 1 आया, 6 से कटा 1 आया, 6 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 1 1 आएगा, यानी b इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, और अगर b इक्वल टू 1 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंस हमारे पास a इक्वल टू 5b है, जो आया था ना, हमने पुट भी किया था, देखो ऊपर आया था, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे हमने निकाला था ना a इक्वल टू 5b। ठीक है, तो अगर a इक्वल टू 5b आया हुआ है तो इसका मतलब अगर b की वैल्यू जो है वो 1 है, तो उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1, और 5 इंटू 1 का मतलब हो गया 5, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्लियर है, तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यूज मिल गई। a की वैल्यू जो है, फाइनल आंसर आप लिखेंगे कि a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू आया 5 एंड b इक्वल टू आया 1। क्लियर है, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये काफ़ी आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे आपको सावधानी बरतनी होती है, सावधानी दिखानी होती है। ठीक है, तो वो बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो a और b की वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया और वहाँ से a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। x के बगल में याद रखिएगा ये a1 होता है और y के बगल में ये b1 होता है, और जो बचा हुआ होता है वो कांस्टेंट यानी c1 होता है, पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन में हमने देखा कि एक जगह x, एक जगह y, फिर एक जगह और एक जगह y, यानी एक ही इक्वेशन में दो जगह पे x है यहाँ और दो जगह पे y है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको पहले सॉल्व करके सिंगल x और सिंगल y करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, a का मल्टीप्लाई कर दिया, b का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें x और y नहीं है तो इसको ऐसे उतारते जाएंगे नीचे, है ना। अब यहाँ पे आप x वाले को और x वाले को साथ में लिख लिए, ठीक है, साइन सहित, माइनस बी एक्स था तो माइनस बी एक्स लिखा, और ए वाई और बी वाई को साथ में लिख लिया। नाउ एक्स कॉमन कर लिया तो ए माइनस बी एक्स हो गया और ए प्लस बी वाई हो गया। अब देखो हमारे पास सिंगल एक्स और सिंगल वाई है, तो x के बगल में यहाँ इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, और x के बगल में ये a माइनस बी है ये आपका a2 हो जाएगा, y के बगल में ये a प्लस बी जो है वो b2 हो जाएगा, और ये जो बचा कांस्टेंट वो c2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पास क्या है कि अब आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो a1, b1 और c1 है, a2, b2 और c2 भी है। तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब क्या करना है कि आपको वैल्यूज रख देनी है, a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की और c1 अपॉन c2 की। जो वैल्यू रख दोगे तो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि इन दोनों को साथ में इक्वल ले लेना। तो जब इन दोनों को साथ में इक्वल लोगे तो आपको a और 5b के बीच एक रिलेशन पता चल जाएगा। ये आपके काम की चीज है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 भी लेट किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 ही 3 लेट कर लो, क्योंकि 1 और 2 तो पीछे हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 मान लो हमने लेट कर लिया। उसके बाद से फिर सेकंड केस में क्या करोगे, आप इन दोनों को इक्वल कर लेना, मतलब तीनों इक्वल है, किसी दो को एक बार इक्वल करो और फिर किसी दो को एक बार इक्वल करो, आप फ्री हो इस चीज के लिए। तो मैंने लास्ट के दोनों को इक्वल कर लिया। अब जब लास्ट के दोनों को इक्वल कर रहा हूं तो मुझे सॉल्यूशन के बाद ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बन रहा है 10b माइनस 6 इक्वल टू 4b। और ये 10b कहाँ से आया, तो a के जगह पे हमने क्या रख दिया है, a के जगह पे हमने 5b रख दिया है। तो 5b जब a के जगह पे रखेंगे तो 2 इंटू 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10b। आई होप ये समझ में आया। और यहाँ से b की वैल्यू 1 आएगी, और इस b की वैल्यू 1 जो है उसको हम इक्वल टू 5b में रख देंगे या इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो आई होप ये आइडिया क्लियर है आपका। तो चलिए ठीक है, हाँ मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट करिए और खुद से एक बार क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करें। चलिए नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 79, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस अगर होती हैं
तब क्या कंडीशन बनता है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना और पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, प्लीज ट्राई करिएगा और ट्राई करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, बट सॉल्यूशन देखने से पहले सॉल्यूशन करना जरूरी होता है।